हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बात कर रहे थे ब्लड सेल्स का, ब्लड कॉर्पसल्स का। तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है। अब आपको एक आधा और नाम इसका एडिशनल नेम एक और याद कर लेना है। आरबीसी का दूसरा नाम पता है कि नहीं को? एरिथ्रोसाइट। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। तो सब एक और नाम याद रख लेना है: एरिथ्रो, ल्यूको और थ्रोम्बोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी फिर हम लोग 5 प्रकार का देख, याद है ना? 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, 5 प्रकार का डब्ल्यूबीसी। जैसे इन याद करने का आपको ट्रिक बताए थे: एसिड, बेस, न्यूट्रल। 3 प्रकार का सबस्टांस होता है, तो इसी से 3 को नाम पड़ जाएगा: एसिडोफिल। ठीक है। बेस से बन जाएगा बैसोफिल। न्यूट्रल सबस्टांस से बन जाएगा न्यूट्रोफिल, है ना? और मोनोसाइट, मोनोसाइट। और एक और है लिम्फोसाइट। ठीक है। ये 5 तरह के ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अब लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार का याद है आप लोगों को? 2 प्रकार का लिम्फोसाइट होता है। एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है। डन। तो इतने प्रकार के डब्ल्यूबीसी, एक प्रकार से समरी हो गया टोटल ब्लड सेल्स का, कौन कौन से ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। फिर से देखते हैं एक बार: आरबीसी, जिसको एरिथ्रोसाइट भी बोलेंगे। सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी बोलेंगे। ठीक है। फिर एसिड, बेस, न्यूट्रल, 3 सबस्टांस के आधार पे एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल बोलते हैं। 2 और याद रखना है: मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का: टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बहुत सारा बुक किसी को क्लासिफाई करने के पहले, डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाई करने के पहले ग्रेन्यूलर और एक ग्रेन्यूलर लिम्फोसाइट भी लिख देता है। ठीक है। ग्रेन्यूलर मतलब जिसके अंदर ग्रेन्यूल पाए जाएंगे, और एक ग्रेन्यूलर जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमको बस नाम खाली याद रखना है इतने प्रकार का। अब चलिए, अब सब के बारे में 2-2 4-4 पॉइंट क्लास 9 में ही आपको सिखाए थे, हम बताते जाना है। ग्रेन्यूल्स, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी दाना। ठीक है। तो कुछ डब्ल्यूबीसी के अंदर वो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो ग्रेन्यूलर हो गया, और कुछ का साइटोप्लाज्म एकदम से स्मूथ होता है तो वो नॉन ग्रेन्यूलर हो गया। क्लियर रौनक? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आरबीसी के बारे में पूछते जा रहे हैं, आप लोग चाहे तो रिप्लाई करते जा सकते हैं, और जिसका लिखा हुआ नहीं हो वो अपना कॉपी खोल के रखेगा और 2-4 पॉइंट लिख लेगा आरबीसी के बारे में। ठीक है। चलिए आरबीसी के बारे में देखा जाए तो आरबीसी का कलर रेड। वेरी गुड। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? हीमोग्लोबिन। वेरी करेक्ट। ये सब क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। कलर हो गया रेड, किसके कारण? तो एक पिगमेंट के कारण, पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन। ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसका शेप, आरबीसी का शेप बाई कॉनकेव। ठीक है। बाई कॉनकेव मतलब कुछ ऐसा, दोनों पट्टी से धसा हुआ। आप पढ़े होंगे बाई कॉनकेव लेंस फिजिक्स में। ठीक है। इस प्रकार के शेप को बाई कॉनकेव शेप बोलते हैं। तो बाई कॉनकेव डिस्क लाइक होता है इसका शेप। न्यूक्लियस का बात करेंगे हम लोग, न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, और होता है तो कई गो होता है ना? तो आरबीसी में, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट रहता है। हम लोग न्यूक्लियस का ही बात करते हैं, बट जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ना वो सभी इसमें एब्सेंट ही रहते हैं मिला जुला करके। ठीक है। समझे बात? चलिए इसके बाद आरबीसी का साइट ऑफ फॉर्मेशन कहां पे बनता है? ये बोन मैरो, रेड बोन मैरो। वेरी करेक्ट। कहां पे मरता है ये?
आरबीसी के मरने का भी जगह फिक्स है, स्प्लीन। वेरी करेक्ट उज्जवल आनंद, ठीक है, स्प्लीन के अंदर जाकर के ये मरता है। क्लियर? तो इतना सारा पॉइंट हम लोग आरबीसी में याद रखेंगे, लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। हाँ वेरी गुड, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, बहुत सही अमन राज। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज, ठीक है। तो ये कभी कभार ऑप्शन देखे हैं कि कहीं पर डे में पूछता है, कहीं पर मंथ में पूछ देता है। मंथ में कितना हो जाएगा बच्चों? 3 मंथ की 4 मंथ? 4 मंथ। 4 मंथ, एक महीने में 30 दिन मान के चलते हैं ऑन एवरेज, ठीक है, तो लग अबाउट 4 मंथ्स हो गया आरबीसी का किस्सा। चलिए आते हैं डब्ल्यूबीसी में। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस, ठीक है। ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट भी पढ़े थे ना प्लांट में, जो कि कलरलेस प्लास्टिड था। तो इस ल्यूको वर्ड का मतलब क्या होता है? कलरलेस। यानी कि डब्ल्यूबीसी का कलर व्हाइट होगा कि कलरलेस होगा? कलरलेस। कलरलेस, हाँ कलरलेस, व्हाइट नहीं बोलने का। व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते जरूर हैं, लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग कलरलेस, ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। ल्यूको का मतलब कलरलेस होता है। क्लियर? चलिए डब्ल्यूबीसी ये भी कहाँ बनेगा? साइट ऑफ फॉर्मेशन, सभी का साइट ऑफ फॉर्मेशन बोन मैरो ही है, बार बार नहीं बोलने का। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में ही बनते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का शेप इरेगुलर, इरेगुलर को डिस्क नहीं बिल्कुल, इरेगुलर, ठीक है। इरेगुलर को अमीबॉइड शेप भी लिखता है कोई कोई बुक। अमीबॉइड मतलब अमीबा के नियर, अमीबा का शेप इरेगुलर, तो दोनों का मतलब यह क्या हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 8 डेज। हाँ 5 to 7 डेज, करेक्ट। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या काम है डब्ल्यूबीसी का? इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, इट फाइट्स अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन के अगेंस्ट ये फाइट करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए बोलते हैं इसको हम लोग क्या? सोल्जर, सोल्जर, है ना, मीठी बातें बोलकर वही सोल्जर ऑफ द बॉडी। क्लियर? डब्ल्यूबीसी को बोला जाएगा सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये पैथोजन पैथोजन से, हाँ वीर सिपाही बोल सकते हैं, पैथोजन से फाइट करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है, ठीक है। डन यहां तक। हाँ न्यूक्लियस का बात किया जाए तो इसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है और एक से ज्यादा होता है, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन न्यूक्लियस। चलिए बात है हम लोग प्लेटलेट्स की ओर। चलिए प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का शेप का बात अगर किया जाए तो इसका शेप इसके नाम में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ठीक है। प्लेटलेट्स का शेप इसके नाम में ही छुपा हुआ है, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेट का मतलब डिस्क के जैसा, क्लियर? जैसे प्लांटलेट, प्लांट का छोटा रूप, वैसे ही प्लेटलेट, प्लेट का छोटा रूप, है ना। इस प्रकार से प्लेटलेट्स का मतलब हो गया डिस्क शेप, ठीक है, डिस्क के जैसा। डन। इसके बाद इसका भी साइट ऑफ फॉर्मेशन वही होगा, ये किट्टू नहीं ये कुहू है, ठीक है। तो चलिए अब बेटा उधर बाइक रो, जाओ टाटा कर दो। बाइक कीजिए, जाओ, ठीक है, फिर आना। चलिए यहां पर। तो इस प्रकार से प्लेटलेट्स में देखा जाए तो प्लेटलेट्स का फंक्शन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स में कोई एक दो चीज खाली याद रखना। इसका लाइफ स्पैन 7 to 9 डेज, 7 से 9 दिनों तक ये जिंदा रहता है बेचारा, ठीक है। और ये भी वहीं पे बनता है जहां पे हमारा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बन रहा था, ठीक है।
तो चलिए इसके बाद अगर इन सभी के बारे में दो दो लाइन चर्चा किया जाए तो इसमें से हमको मूल रूप से टी और बी लिम्फोसाइट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब कैसे फाइट करता है, कैसे ये फाइट करता है। ठीक है, तो इसमें से मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये तीनों जो होते हैं ना, ये और ये, क्लियर, ये सब होते हैं फाइगोसाइटिक नेचर के। फाइगोसाइटिक मतलब जो दूसरे सेल को पकड़ के खा जाता हो। लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट फाइगोसाइटिक होता है, बी लिम्फोसाइट ये क्या प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके फाइट करने का काम करता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये सब डायरेक्टली पैथोजेंस को पकड़ पकड़ के खा जाते हैं। ठीक है, तो जो खा जाता है उसको फाइगोसाइटिक सेल बोलेंगे। क्लियर, तो मोड ऑफ एक्शन या मोड ऑफ फाइट का तरीका का बात किया जाए तो फाइट करने के तरीके के आधार पे एक हो गया फाइगोसाइटिक सेल। ठीक है, कौन कौन है फाइगोसाइटिक, तो ये है फाइगोसाइटिक, ये है फाइगोसाइटिक और ये है फाइगोसाइटिक। ठीक है, एक दो तीन प्रकार के सेल फाइगोसाइटिक सेल। एक सेल ऐसा है बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। फाइगोसाइटिक सेल किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट फाइगोसाइट कर जाता हो, खा जाता हो पैथोजेंस को पकड़ के। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाला सेल जो बी लिम्फोसाइट होता है इसका फाइट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करना सीखता है धीरे धीरे, और जब एक बार हमारा बॉडी वो केमिकल बनाना सीख जाता है, एंटीबॉडी बनाना सीख जाता है, तो हम लोग हमेशा के लिए उस पार्टिकुलर पैथोजन से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, है ना। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये भी एक सवाल है जो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो that is the capacity to produce antibody and capacity to memorize it। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और उसको क्या करता है, वो याद भी रखता है, वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एकदम हमेशा याद रखे कि अच्छा ऐसा वाला आया था ना, तो इस प्रकार से एंटीबॉडी बनाते हैं, ऐसे करके मारते हैं। क्लियर, जैसे कि आजकल कोविड का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, पहले 45 प्लस का किया गया था, फिर 18 to 44 का किया जा रहा है। अभी बहुत लोग डर रहे हैं, बहुत लोग घबरा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन करवाने से क्या होता है ना, तो वो जो कोविड का वायरस है वही किल करके या फिर न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, तो हमारा बॉडी अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना सीख लेगा। ठीक है, हाँ हम भी करवा लिए हैं बच्चों, दोनों डोज ले लिए हैं कोवैक्सीन का। ठीक है, तो हमारा बॉडी अब बनाना सीख जाएगा उसके अगेंस्ट में, और दोबारा जब कोरोना वायरस आता है तो उसको वो तेजी से किल कर देगा। जब छोटे बच्चों का भी वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, छोटे बच्चे का वैक्सीनेशन करवाते हैं हम लोग, 9 महीना 10 महीने तक महीने महीने सुइया पड़ते रहता है। ठीक है, तो छोटे बच्चों का भी वैक्सीनेशन करवाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों को कभी कभार माइल्ड फीवर आ जाता है, कभी कभार तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, कभी उसका स्वेल कर जाता है, कभी पेन रहता है। अब बच्चा तो बोल नहीं सकता, यहाँ पापा आप हमको ले जाकर करवा दिए हैं यार, देखिए मेरा पैर में दर्द है, हमको बुखार आ गया, हमने करवाएंगे, दोबारा जाइए, वो नहीं बोल सकती। फिर से अगला महीना फिर से ले जाएंगे, फिर से उसको दिलवाएंगे। उसको मंथ मंथ हम दिलवा रहे हैं उसके इच्छाओं के विरुद्ध जाकर के। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी लोग को अगर कोरोना का टीका लिया और उसको हल्का सा फीवर आ गया तो ना भाई ना ले टिकवा, बुखार आ जाओ, है ना। ये कोई तरीका हुआ जी कि बुखार आ गया तो नहीं लेंगे हम, यार बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, हल्का दर्द है, तो ये नेचुरल फिनोमिनन है, बच्चों के साथ भी ऐसा होता है जो रिकमेंडेड टीका है। ठीक है, ऐसा नहीं हर किसी को लगवाना चाहिए। लेकिन एक और कहावत है कि बुढ़वा के दो को पैसा दे दो, बुद्धि मत दो, है ना। यानी कि बेवकूफों को आप समझाने जाइएगा तो उल्टे दो और चार को बात बोल देगा। तो हटाइए, धीरे धीरे लग ही रहा है टीका। जो जागरूक हैं पहले लगवा रहे हैं, और जो जागरूक नहीं है उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वाओ, हम कहां से कहां आ गए, हमसे एंटीबॉडीज में। क्लियर है मामला यहां तक। तो चलिए हो गया हमारा ब्लड का चीज। अब आते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स की ओर तेजी से मूव करते हुए। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के 3 टाइप्स। ठीक है, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं।
आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम लोग आर्टरी और वेन का एक डिफरेंस लिख लें या समझ लें। तो एक तरफ लिखते हैं आर्टरी, एक तरफ लिखते हैं वेन। ठीक है, डिफरेंस जब भी लिखेंगे तो ऐसे ही। और आर्टरी और वेन का डिफरेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए पहला डिफरेंस, इसके डेफिनेशन से हम लोग लिखेंगे। आर्टरी का भी कोई डेफिनेशन होगा, एक पहचान होगा किसको आर्टरी बोलना है, वैसे ही वेन का भी एक पहचान होना चाहिए किसको वेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड के आधार पे। वैसा कोई भी ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट जा रहा हो, ठीक है, टुवार्ड्स द हार्ट, हार्ट की ओर जा रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वेन। ठीक है, टुवार्ड्स द हार्ट अगर जा रहा है ब्लड तो वेन। आर्टरी ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाता है। ठीक है, तो एक ऐसे लिखेंगे, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, एंड इट कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट। तो पहला चीज हो गया उसका डेफिनेशन, कैसे उसको जानना है। ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि वो हार्ट की ओर आ रहा है कि हार्ट से दूर जा रहा है। ठीक है, कोई ब्लड वेसल्स हार्ट से काफी दूर है, सपोज कि हमारे एकदम सोल में, पैर का जो सोल होता है ना, तलवा, वहां पे कोई ब्लड वेसल्स है, उसमें से अगर लग रहा है कि वो ब्लड वेसल्स हार्ट की ओर आ रहा है, हार्ट की ओर आ रहा है मतलब क्या, धीरे धीरे कैरी करके हार्ट की ओर लाते हुए जा रहा है। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वेन बोल देंगे। और लगे कि सोल में है लेकिन हार्ट से दूर ले जा रहा है, यानी कि अगर वो कैरी हो रहा है तो उससे हार्ट का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? आर्टरी। समझे बात? इसी आधार पे इन्हें एकदम हार्ट के बगले में तो भी बोलेंगे। बॉडी में कहीं भी हो, बस हमको डायरेक्शन देखना है। जैसे सपोज कि पटना नवादा के बीच में कोई गिरियक जगह, ठीक है, पटना नवादा बीच में गिरियक जगह है। अब गिरियक में कोई गाड़ी अगर पटना की ओर मुंह करके खड़ा है, एक ट्रक वह नवादा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो देख सकते हैं ना कि कौन किस तरफ जा रहा है। दोनों है गिरियक में ही, लेकिन उसके डायरेक्शन के आधार पे कि भाई इसका मुंह अन्य है पटना देने तो पटना जाता होगा, इसका मुंह इधर है नवादा देने तो ही नवादा आता होगा। तो एक ही ऑर्गन में, एक ही स्ट्रक्चर में ब्लड फ्लो के डायरेक्शन के आधार पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आर्टरी है और कौन वेन है। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? चलिए दूसरा चीज, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं आर्टरी और वेन को समझने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इसमें क्या है ना, तो ये हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन अगर देख रहे हैं तो इसका वॉल दिख रहा है। कोई अगर ट्यूब होगा, कोई अगर पाइप होगा, तो ये बाहर का लेयर और ये अंदर का लेयर, इस प्रकार से। तो दोनों लेयर के बीच में जो ये है थिकनेस, दिस इज द वॉल। इसमें भी है ये वाला वॉल। ठीक है, अंदर में जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। इसमें भी अंदर का स्पेस कहलाएगा ल्यूमेन। ठीक है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका वॉल थिक है, इसका वॉल थिन है ना। तुम यही करो बीच में जाकर के। इसका ल्यूमेन नैरो है, इसका ल्यूमेन वाइड है। तो देखो डिफरेंस इस डायग्राम से। ठीक है, इसका वॉल थिक, इसका वॉल थिन, इसका ल्यूमेन नैरो, इसका ल्यूमेन वाइड। डन। दो और चीज लिखा गया। किटू ले जाओ इसको बेटा। क्लियर? इसके बाद किस टाइप का ब्लड किसमें फ्लो होगा, अगला पॉइंट हमको वो लिखना है। ठीक है, तो आर्टरी इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक तो ऑक्सीजनेटेड, एक तो डीऑक्सीजनेटेड। उसमें भी कोई एक्सेप्शन लिख लेना है।
आर्टरी में कौन सा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर सकता है? ठीक है, उतरो तुम, मेरा खा दिया तुम। पल्मोनरी, जिसका भी एक्सेप्शन लिखना है ना, आर्टरी का एक्सेप्शन लिखना हो तो पल्मोनरी आर्टरी, और वेन का एक्सेप्शन लिखना है तो पल्मोनरी वेन। ठीक है, एक्सेप्शन लिखना है तो खाली पल्मोनरी वर्ड हमको लगा देने का। डन। इसमें पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, इसमें हो जाएगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्लियर? चलिए इसके बाद प्रेशर का बात करेंगे। ज्यादा प्रेशर किस में होगा? नहीं, पल्मोनरी के लिए, किडनी के लिए हम लोग पल्मोनरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते बच्चे। चलिए तो ज्यादा प्रेशर का बात करते हैं। ब्लड प्रेशर ज्यादा किस में रहेगा? इसमें हो जाएगा हाई बीपी। ठीक है, इसमें हो जाएगा लो बीपी, इसमें लो ब्लड प्रेशर, इसमें हाई ब्लड प्रेशर। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट, लोकेशन। हमारे बॉडी में एक डीपली सीटेड होता है, एक सुपरफिशियली सीटेड होता है। डीपली सीटेड मतलब ढेर अंदर धसल रहता है। कौन? आर्टरी। तो आर्टरी में लिखेंगे डीपली सीटेड। ठीक है, इसमें लिखेंगे सुपरफिशियली सीटेड। ठीक है, ऊपर ऊपर ही लगल रहता है। इसके बाद इलास्टिसिटी का भी बात कर सकते हैं हम लोग। ज्यादा इलास्टिक कौन होता है, लचीला कौन होगा ज्यादा, आर्टरी या वेन? वेन। ज्यादा इलास्टिक आर्टरी होता है। ठीक है, मोर इलास्टिक, ये होता है कंपेरेटिवली लेस इलास्टिक। ठीक है, चलिए लास्ट में हम लोग बात करेंगे वाल्व का। वाल्व होता क्या है? तो वाल्व होता है वैसा गेट, वैसा चैनल जो एक ही डायरेक्शन में ओपन हो सकता हो। ठीक है, ऐसा कोई भी चैनल या गेट जो एक ही सिंगल वे वैसे ही खुल सकता है एक ही डायरेक्शन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाल्व बोल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे गेट का कमरे का दरवाजा भी ऐसा होता है जो सिंगल कपाट ही हो, है ना, इधर से बंद किए तो बंद हो गया, और खोलना है तो उधर से धक्का देना होगा तब वो खुलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर सिंगल वे हो ना, सिंगल वे डोर, तो उसको हम लोग वाल्व बोलते हैं। क्लियर? इस प्रकार का वाल्व किससे प्रेजेंट होना चाहिए, आर्टरी में कि वेन में? वेन में प्रेजेंट होता है। आर्टरी में वाल्व एब्सेंट लिखेंगे और इसमें वाल्व प्रेजेंट लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? अब सवाल यह रहा कि वाल्व वेन में प्रेजेंट क्यों होता है? वेरी गुड अमन, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, वेन में ब्लड का प्रेशर काफी कम है, ब्लड प्रेशर काफी कम है, यानी कि ब्लड जो है ना आराम से फ्लो हो रहा है। जब आराम से फ्लो हो रहा है तो वो पीछे की ओर भी बैक फ्लो भी हो सकता है। तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वाल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड वह पीछे न आवे। आर्टरी में प्रेशर ऐसे ही ज्यादा होता है तो उसमें बैक फ्लो होने का चांसेस नहीं है, इसलिए आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होता है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 7-8 को पॉइंट हम लोग देखे इसमें। ठीक है, तो 7-8 पॉइंट का डिफरेंस। अब अगर 5 नंबर में आता है कम से कम 6 पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर में आता है कम से कम 4 पॉइंट का डिफरेंस हम लोग लिख देंगे। क्लियर? डी ऑक्सीजन हार्ट में आएगा, बिल्कुल आएगा, तो हम लोग देखेंगे हार्ट का फंक्शन में जाकर के। ठीक है, हार्ट में डीऑक्सीजन ब्लड ही आता है, फिर हार्ट उसको गिल्स के पास या लंग्स के पास भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए। हम लोग समझेंगे आगे हार्ट के वर्किंग में। यहां तक क्लियर हुआ आपका आर्टरी और वेन का डिफरेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से समझ ले। तो चलिए आर्टरी और वेन को एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। आर्टरी और वेन का पहला डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाता हो तो आर्टरी, टुवर्ड्स द हार्ट लेकर के आता हो तो वेन। 2 पॉइंट हम लोग इससे 2 पॉइंट निकाले। ठीक है, इसका वॉल थिक होगा, इसका वॉल थिन होगा, इसका ल्यूमेन नैरो होगा, इसका ल्यूमेन वाइड होगा,
फिर बात करेंगे ब्लड के टाइप का, किस टाइप का ब्लड फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में। जहां पे लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड वहीं पे एक्सेप्शन भी लिख देना है, एक्सेप्शन लास्ट में आके नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर आर्टरी में, इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है। चलिए इस लगे हाथ हम क्वेश्चन भी कर दिया कि इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो इलास्टिक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लचीलापन इसमें ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर। लचीलापन अगर कम होगा तो प्रेशर और ज़्यादा फील होने लगेगा, समझे बात। इसका वॉल भी थिक होता है, इसके कारण से भी लचीलापन इसमें ज़्यादा आ जाता है। समझे। फिर लोकेशन का बात की कि डीपली सीटेड, सुपरफिशियली सीटेड। फिर बात की इलास्टिसिटी का भी बात कर ही रहे थे। फिर भाल्व का बात की कि भाल्व इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। भाल्व प्रेजेंट क्यों होता है, तो ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझे मन, क्लियर हो बाबू आपका। डीपली सीटेड क्यों होता है, हाँ इसका तो ऐसा कोई कारण हमको समझ नहीं आया कि क्या होता है, बट दैट इज जनरली डीपली सीटेड होता है, अंदर की ओर ही पाया जाता है ना। और जो नस हमको दिखता है ना ऊपर से, ये सभी नस वेन होते हैं, ये हमारा आर्टरी नहीं होता। तो किसी को अगर इंजेक्शन देते हैं हम लोग, ब्लड नस में सुइया या पड़ता है, तो वो सुइया कहाँ पड़ता है, उसका वेन में पड़ता है, वो आर्टरी में नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए फिर हो गया हमारा किस्सा आज का फिनिश।